आज है 24 जनवरी शनिवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। आज की प्रमुख हेडलाइंस में शामिल है संयुक्त राष्ट्र की वो रिपोर्ट जिसने असम में बंगाली मुस्लिमों के हालात पर चिंता जताई है। वहीं अमेरिका में गौतम अदानी के खिलाफ जारी समन पर एक नया पेंच फंस गया है। देश में अगली जनगणना यानी सेंसस 2027 की तैयारी शुरू हो गई है जिसमें पहली बार जाति की गिनती होगी। इसके अलावा मणिपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना के बाद फिर से तनाव बढ़ गया है। आइए विस्तार से जानते हैं इन खबरों को। सबसे पहले बात असम की। संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति यानी सीईआरडी ने असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के साथ हो रहे व्यवहार पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार जिनेवा में यूएन के प्रतिनिधि ने भारत सरकार को एक पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें सरकार द्वारा दी गई जानकारी की कमी पर खेद है। समिति ने एनआरसी प्रक्रिया के दौरान भेदभाव और जबरदस्ती बेदखली जैसे मुद्दों को उठाया है। समिति का कहना है कि दस्तावेजों को प्राप्त करने में कठिनाई और गैर मूल निवासी के रूप में वर्गीकरण के कारण कई लोग एनआरसी से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा हिंसा और हेट स्पीच पर भी चिंता जताई गई है। समिति ने केंद्र सरकार से इस समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक विवादित बयान दिया है। मनोज आनंद की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने खुलकर कहा है कि उनकी सरकार मियाँ मुसलमानों को परेशान करना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारे सिर पर नाचेंगे। विपक्ष द्वारा मतदाता सूची संशोधन में गड़बड़ी के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि हिंदुओं या स्वदेशी मुस्लिमों को नोटिस नहीं दिया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि मियाँ समुदाय को वोटर लिस्ट और बॉर्डर पुलिस की तरफ से नोटिस दिए जाएंगे ताकि उन्हें कंट्रोल में रखा जा सके। उनका कहना है कि असमिया लोगों को ये दिखाना जरूरी है कि वो हार नहीं माने हैं। अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ओर। भारत के विधि और न्याय मंत्रालय ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी को भेजे गए अमेरिकी एसईसी के समन को औपचारिक रूप से डिलीवर करने से इनकार कर दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने कहा है कि दस्तावेजों पर स्याही वाले हस्ताक्षर यानी इंक सिग्नेचर और आधिकारिक मुहर नहीं थी। गौरतलब है कि एसईसी ने पिछले साल अदानी ग्रुप पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। अब इस गतिरोध के बाद एसईसी ने अमेरिकी कोर्ट से ईमेल के जरिए समन भेजने की अनुमति मांगी है। एसईसी का कहना है कि हेग कन्वेंशन के तहत इंक सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। इस खबर का असर शेयर बाजार पर भी दिखा जहां अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। देश में अगली जनगणना को लेकर एक बड़ी खबर आई है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने सेंसस 2027 के पहले चरण के लिए 33 सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी और इतिहास में पहली बार इसमें जाति की गिनती भी की जाएगी। नागरिकों को एक पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी खुद भरने की सुविधा भी मिलेगी। इसका पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच होगा जिसमें मकान सूचीकरण किया जाएगा। इस बार घर की दीवार, छत और फर्श के लिए अलग अलग सवाल होंगे। दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा जिसमें जाति से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इस काम के लिए देश भर में लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी तैनात किए जाएंगे जो मोबाइल फोन के जरिए डेटा इकट्ठा करेंगे। अमेरिका और भारत के व्यापार रिश्तों में सुधार के संकेत मिले हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत द्वारा रूसी तेल के आयात में भारी कमी आने के बाद अमेरिका भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटाने पर विचार कर सकता है। बेसेंट ने कहा कि इंडियन रिफाइनरीज द्वारा रूसी तेल की खरीद अब कोलैप्सिड यानी ध्वस्त हो गई है जो अमेरिका के लिए एक सफलता है। याद रहे कि पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने पर नाराजगी जताते हुए टैरिफ बढ़ा दिए थे। दिसंबर के आंकड़े बताते हैं कि भारत का रूसी तेल आयात 2 साल के निचले स्तर पर आ गया है। ये बयान दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। क्रिकेट के मैदान से एक बड़ी खबर है। आईसीसी ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है। स्वरूप स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत आने से इनकार कर दिया था। आईसीसी ने सफाई दी थी कि भारत में सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है लेकिन बांग्लादेश अपनी मांग पर अड़ा रहा। इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश का समर्थन किया है। पाकिस्तान पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें हर हाल में वर्ल्ड कप खेलना चाहिए।
उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान सरकार उन्हें बॉयकॉट करने को कहेगी तो वो भी वर्ल्ड कप से हटने पर विचार कर सकते हैं। मणिपुर में शांति की उम्मीदें फिर से धुंधली पड़ गई हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार चुराचांदपुर जिले में एक मैतेई व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह व्यक्ति अपनी कुकी समुदाय की पत्नी से मिलने वहां गया था। 29 वर्षीय ऋषिकांत सिंह नेपाल में काम करते थे और शादी के लिए वापस आए थे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पुलिस को संदेह है कि इसके पीछे यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी का हाथ हो सकता है। हालांकि कुकी संगठनों ने इससे इनकार किया है। नागरिक संगठन कोकोमी ने केंद्र सरकार की विफलता पर सवाल उठाते हुए 18 घंटे के बंद का आह्वान किया है और गणतंत्र दिवस समारोह के बहिष्कार की घोषणा की है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े इंटरनेशनल साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पुलिस ने 14 करोड़ रुपए के डिजिटल अरेस्ट स्कैम में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि इनमें वाराणसी का एक पुजारी, एक एमबीए ग्रेजुएट और एक ट्यूटर शामिल हैं। ये लोग कंबोडिया और नेपाल से ऑपरेट होने वाले सिंडिकेट का हिस्सा थे। ये ठग खुद को ट्राई और पुलिस अधिकारी बताकर बुजुर्गों को डराते थे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसने का डर दिखाकर पैसे ट्रांसफर करवाते थे। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी म्यूल अकाउंट्स यानी किराए के बैंक खाते उपलब्ध कराते थे। जांच में पता चला है कि इनके तार विदेश में बैठे हैंडलर से जुड़े हुए हैं। नोबेल विजेता अमर्त्य सेन ने पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यह काम अनुचित जल्दबाजी में किया जा रहा है जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी खतरे में पड़ सकती है। सेन को खुद भी उम्र के दस्तावेजों को लेकर नोटिस मिला था। उन्होंने कहा कि गरीब और वंचित लोगों के पास अक्सर दस्तावेज नहीं होते और इतने कम समय में उन्हें प्रूफ जमा करने के लिए कहना अन्याय है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की इस प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताया और कहा कि चाहे इससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो, लेकिन लोकतंत्र को इससे नुकसान नहीं होना चाहिए। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता होने के कगार पर है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार रिपब्लिक डे पर यूरोपियन लीडर्स की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि दोनों पक्ष मदर ऑफ ऑल डील्स के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर की धमकियों के बीच ये समझौता भारत और यूरोप दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस डील से भारत को परिधान, फार्मा और स्टील जैसे क्षेत्रों में फायदा मिल सकता है। हालांकि कार्बन टैक्स और एग्रीकल्चर जैसे मुद्दों पर अभी भी कुछ मतभेद हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और अमेरिका की अनिश्चितताओं ने भारत और यूरोप को करीब ला दिया है। 27 जनवरी को होने वाले शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा हो सकती है। युद्ध के बीच शांति की एक कोशिश हुई है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच गुप्त त्रिपक्षीय वार्ता हुई। इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप के दूत भी शामिल थे। हालांकि जिस वक्त ये बातचीत चल रही थी उसी वक्त रूस ने यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया। कीव में हुए इस हमले में कई लोग घायल हुए और ठंड के बीच बिजली पानी की सप्लाई ठप हो गई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन शांति समझौता चाहता है लेकिन जमीन के कब्जे को लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगियों पर एक और बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। बीबीसी के अनुसार ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान में सहयोगी देशों ने केवल कुछ सैनिक भेजे थे जो फ्रंट लाइन से दूर रहते थे। इस बयान पर ब्रिटिश और कनाडाई पूर्व सैनिकों ने कड़ी नाराजगी जताई है। अपने अंग गंवा चुके ब्रिटिश सैनिकों ने इसे अपमानजनक बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी है। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में 457 सैनिक खोए थे। शहीद हुए सैनिकों के परिवारों ने ट्रंप से माफ़ी की मांग की है और कहा है कि डेस्क के पीछे बैठने वाले को फ्रंट लाइन की हकीकत नहीं पता। चीन की सेना में बड़ी उथल पुथल मची है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी माने जाने वाले टॉप जनरल झांग यूक्सिया और लियू जेनली के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो गई है। ये दोनों सेना में सबसे ऊंचे ओहदे वाले अधिकारी थे। इस कार्रवाई को सेना के भीतर सफाई के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले एक साल में चीन में लाखों अधिकारियों को दंडित किया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि सेना की वर्षगांठ से ठीक पहले इतने बड़े जनरलों का गिरना सेना के भीतर गहरी गड़बड़ी का संकेत है। आखिर में एक हल्की फुल्की लेकिन दिलचस्प खबर। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की एक एआई जनरेटेड तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो एक पेंगुइन के साथ घूम रहे हैं। द टेलीग्राफ के अनुसार कैप्शन में लिखा था, पेंगुइन को अपनाएं। लेकिन तस्वीर में पीछे ग्रीनलैंड का झंडा दिख रहा था। सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत पकड़ लिया कि ग्रीनलैंड में पेंगुइन नहीं होते। लोगों ने इस पर जमकर मजे लिए। किसी ने पूछा कि क्या अब हम अंटार्कटिका पर कब्जा करने वाले हैं, तो किसी ने जियोग्राफी की इस गलती पर व्हाइट हाउस की खिल्ली उड़ाई। ये घटना बताती है कि एआई का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी कितनी ज़रूरी है।
तो दोस्तों, ये थी आज की वो खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। हरकारा पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।